नमस्कार। हम देखना शुरू कर चुके हैं द नॉलेज स्कूप और आज हम लोग BHU एलुमनाई टॉक के सेकेंड एपिसोड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। BHU एलुमनाई टॉक इक्वल्स टू BHU सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं या BHU में अपना एक्सपीरियंसेस। इसमें हम लोग BHU के पूर्व छात्र छात्राएं जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं उनका सबका एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे समागम करने वाले हैं। हमारा पहला एपिसोड राहुल यादव सर के साथ था जिनका LLB BHU से हुआ है और 2020 में उनका सेकंड रैंक रहा है जुडिशियरी बिहार में। आज का हमारा दूसरा एपिसोड डॉक्टर स्वाति मिश्रा मैम के साथ है जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की आर्य महिला PG कॉलेज जो कि एफिलेटेड है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। तो हम लोग आज मैम से बातचीत करेंगे, मैम का क्या एक्सपीरियंस रहा है और सारा मैम का पूरा जर्नी, NGO जो भी मैम का सब कुछ है। तो मैम आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूं और साथ में बहुत बधाई दे रही हूं कि आप लोग इतने अच्छे कामों को कर रहे हैं। जब हम आए BHU में तो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं अवेलेबल थे कि हम समझे कि आखिर व्हाट इज़ BHU, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द BHU। हम ऐसा नहीं जानते थे व्हाट इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ BHU, इसके बारे में हम नहीं जानते थे। बट आज की जो जनरेशन है दे आर वेरी लकी कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे वो BHU आने के पहले ही BHU को जान सके। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरह से काशी है, हमारा सौभाग्य है कि हम काशी में रह रहे हैं, BHU भी इक्विवेलेंट वही सौभाग्य की बात होती है। जो स्टूडेंट BHU जैसे संस्थान में अगर नहीं पढ़े तो कहीं ना कहीं से मैं मानती हूँ कि उनका जीवन अधूरा है। मेरा ये कहना है कि काशी में हम नहीं जीते, काशी हमारे अंदर जीनी चाहिए। उसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जिसमें वो हमारे अंदर जिए। ऐसा कुछ होना चाहिए कि जब BHU के बारे में बात हो ना तो हमारी आंखों के सामने वो चमक दिखनी चाहिए। तो आप ये मानती हैं ना कि हर स्टूडेंट एक बार अपने लाइफ में ग्रेजुएशन, UG, PG कुछ भी BHU में आए, एक्सपीरियंस ले। एग्जैक्टली मेरे फादर भी BHU के ही स्टूडेंट रहे हैं और वो कहते थे हमेशा, मेरा जो एजुकेशन रहा है बेसिक या फिर जो UG PG के एजुकेशन होते हैं वो मेरा BHU में नहीं रहा। पर मेरे फादर हमेशा कहते थे कि अगर हम लोग बनारस में रह रहे हैं तो बेटा मैं चाहूँगा कि हमारा एक बच्चा BHU में ज़रूर पढ़े। और फाइनली मैंने PhD जो मेरा शोध है वो मेरा BHU से ही हुआ है। आप लोग मूलतः यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ। गाजीपुर सैदपुर एक छोटा सा टाउन है गाजीपुर का। और एजुकेशन के लिए मेरे फादर शुरू से ही मूव कर गए बनारस और हम लोग यहीं पर शुरू से रहे। UG PG कहाँ से रहा है मैम? UG मेरा रहा है अग्रसेन से, मेरा BSc बैकग्राउंड था। और PG मेरा हुआ है काशी विद्यापीठ से क्योंकि मैं साथ में सिविल की भी प्रिपरेशन कर रही थी। मैम आपका PhD किस ईयर में हुआ था? PhD मेरा हुआ है 2004 से। 2004 में मेरा PhD हुआ है, एनरोलमेंट हुआ है मेरा। मैम VC कौन थे, मतलब अभी तो? सॉरी 2004 नहीं हुआ है, 2006 में मेरा एनरोलमेंट हुआ है। 2006 में मेरा एनरोलमेंट। उस समय VC कौन था मैम, याद है कुछ? मतलब पुरानी तो दिमाग से निकल गया। आप एक दो नाम बताएंगे तो जरूर याद आ जाएगा। किसके अंडर हुआ था, मतलब कोई? मेरा डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस। वहाँ पर प्रोफेसर जयकांत तिवारी सर हैं, अब वो रिटायर कर गए हैं सर, बट वो बहुत रेनाउंड सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके अंडर में PhD की। तो 2006 से लेकर के 2013 तक मेरा पूरा PhD का टेन्योर चला। मैम उससे पहले तो फिर आपकी शादी भी शायद हो गई होगी? हाँ, मेरी मतलब ड्यूरिंग PhD मेरी शादी हुई थी, PhD करने के दौरान। घर वालों का सपोर्ट हर तरीके से मिला ये है। मेरा भाग्य रहा कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत मेरे सपोर्टर, मतलब मेरे फादर और मदर दोनों ही बहुत ब्रॉड माइंडेड। और जिस घर में मैं आई शादी करने के बाद मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। मेरे फादर और मदर इन लॉ बहुत एजेड रहे हैं, मतलब जब मैं शादी करके आई तो वो 75 अक्रॉस थे। बट उनका भी बहुत, कहा जाता है ना कि हम जो बहुत पुराने लोग होते हैं और उनके ओपिनियन बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं, बट मैं इससे अगेंस्ट हूँ, मैं इस थॉट के। ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो अपनी बच्चों की खुशियाँ देखते हैं
वो अपने हर चीज़ों की खुशियाँ को तराशते हैं। मैम आपका एक एनजीओ भी है, हम लोगों ने देखा है आपके पोस्ट से, तो और शायद हम सही हैं या गलत हैं, मेरे नॉलेज के अनुसार आपके शादी के समय ही उसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने किया था। बिल्कुल जिस साल मेरी शादी हुई 2009 में, उसी साल इस एनजीओ की स्थापना भी होती है। और आप लोग अभी मेरे घर आए हैं, देखे होंगे कि बहुत ये बस्ती एरिया है, मतलब एकदम शहर के बीचों बीच होते हुए भी ये बहुत एलिनिएटेड एरिया रहा है। और जिस साल मेरी शादी उस टाइम तो और ज़्यादा ये दिखता था। तो अच्छी बात है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का व्यू कई मामलों पे एक जगह आकर के मिलता है। तो उसी साल हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया, रजिस्ट्रेशन कराया, और तब से आज तक हम लोग काम कर रहे हैं। ये एनजीओ का मतलब प्योर मोटिव क्या है और मतलब कैसे काम करता है ये एनजीओ? जैसे 2009 में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसके बाद फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, एनजीओ के लिए एक बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि एनजीओ को बहुत ज्यादातर जो लगा दिया जाता है आरोप की ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। इसी मिथ को हमें तोड़ना था। तो हम लोगों ने पहले तो कभी भी फंड की तरफ हम आगे बढ़े ही नहीं। 2009 में हमने रजिस्ट्रेशन कराया। ईश्वर का आशीर्वाद था कि उस टाइम पे मैं जेआरएफ थी, मतलब मेरा जेआरएफ चल रहा था, स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी। मेरे हस्बैंड भी पीडीएफ कर रहे थे, तो उनका भी स्कॉलरशिप था। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत समाज से लिया है, एक अंश उन्हें लौटाना ज़रूरी है। तो उसी अंश को लौटाने के लिए हम लोगों ने इसको इस्टेब्लिश किया। और ये बस्ती बहुत पिछड़ी हुई है, तो यहाँ लगा कि क्या काम किया जा सकता है। तो बेसिकली चाइल्ड एजुकेशन को, साक्षर इंडिया फाउंडेशन हमारे एनजीओ का नाम है, आप नाम से ही जैसे समझ सकते हैं। तो ये चाइल्ड एजुकेशन को लेकर के ये शुरू से ही समर्पित रहा है। अभी उस एनजीओ में मैम हम लोग देखते रहते हैं, हमेशा कार्यक्रम होता रहता है। हाँ। गुरु पूर्णिमा का भी कार्यक्रम हुआ। तो कितने टोटल बच्चे हैं और किस बैकग्राउंड के? मतलब ऐसा भी होता है ना कि स्कूल बच्चे जा रहे हैं और कुछ होता है कि सिर्फ कोचिंग के लिए, कोचिंग पर्पस के वजह से हम लोग फ्री कोचिंग कर रहे हैं। हाँ। तो सिर्फ वैसा है कि बच्चों को सारी चीजें वहां से प्रोवाइड हो रही हैं? नहीं, देखिए वही है, समय क्रम में बहुत सारी चीजें जन्म लेती हैं। तो उसमें ये हुआ कि पहले हम लोगों ने एक टारगेट शुरू से बनाया कि एक टीचर का स्टैमिना 30 स्टूडेंट्स हो सकता है। हम हर जगह देखें कि 1:30 का ये रेशियो होता है। अभी चूंकि नॉन फंडेड है, हमारा कहीं से फंड नहीं है, हम अपनी सैलरी से ही उसको आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के कुछ लोग जो मदद करने के लिए आ जाए, तो 30 बच्चों का स्ट्रेंथ हम लेके चलते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। और टीचर हमने रखा है, वो पढ़ाते हैं उन्हें। और कुछ स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, कुछ अभी मैं कल की बात बता रही हूँ कि कल हमारे पास 17 बच्चे आए हैं। सोचिए कोरोना में क्या स्थिति हुई है कि उन 17 बच्चों के स्कूल छूट चुके हैं। बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल बंद हुए हैं। वो 17 बच्चों में से 12 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा भी है कि जो स्कूल नहीं जाते, हम लोग डिग्री प्रोवाइड कर नहीं रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग नॉलेज टू देम। तो इस तरह से हम लोग उनको करंट अफेयर्स, जो आज की नीड है, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, इसका नॉलेज देते हैं। और साथ में उनको मोटिवेट करते हैं कि आप एनरोल होइए इस स्कूल के लिए। मैम ये तो मतलब टोटल 30 बच्चे हैं आपके अभी साक्षर इंडिया फाउंडेशन में। तो वो तो हो गया मैम। अब हम लोग मेन आते हैं आपका जर्नी। आपका क्या बीएचयू में क्या जर्नी रहा है? मतलब अभी 2021 चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, 2 साल से तो हम लोग कॉलेज का मुंह ही नहीं देखे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब कॉलेज लाइफ क्या होता है वो जी नहीं पाए अच्छे से। लेकिन आप लोग के समय मतलब 2006 का ड्यूरेशन जो था और अभी 2021 का ड्यूरेशन, क्या डिफरेंसेस है? मतलब बच्चों के लाइफस्टाइल में, जैसे आप पहले बता रहे थे कि इतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा था बच्चों को, बिल्कुल अभी मिल रहा है। तो मतलब बच्चों के लाइफस्टाइल में या एडुकेशन पॉलिसीज में मतलब क्या ऐसा चेंजेस आया है? एनवायरनमेंट में, बीएचयू के एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस? देखिए, बीएचयू तो जो अपना एक होता है ना, अपना स्वरूप, वो हमेशा से मेंटेन किया हुआ है। जो नेचर लविंग होता है, जो इको फ्रेंडली होता है, जो एक स्वच्छ वातावरण होता है, वो बीएचयू में। हाँ, इस समय बहुत सारे हॉस्टल्स बन रहे हैं, बिकॉज नीड भी है हमारी, क्योंकि इतने जनरेशन, मतलब इतना स्ट्रेंथ आ रहा है कि हम उसे कोप अप कहाँ करेंगे। तो बट नेचुरल है कि वो जो खाली जमीन है उस पे हॉस्टल बन रहे हैं। पर वाइसे वर्सा एडमिनिस्ट्रेशन ये भी प्लानिंग किया है कि जो इसकी खूबसूरती है, मतलब जो नेचर है, आप जाइएगा मेन बनारस जो है लंका, उससे आप तुरंत अंदर अगर एंट्री करेंगी तो आपको 5 डिग्री टेम्परेचर कम नजर आता है। ये सभी लोग फील करते हैं इस चीज को, क्योंकि
उस खूबसूरती को बीएचयू आज भी बनाया रखा है। तो वो उस सेंस में तो मुझे कोई चेंज नहीं लगता है। इन्वायरमेंट आज भी उसका उतना ही खूबसूरत है। रही बात जो डेवलपमेंट की, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ओपन हो चुके हैं। आज की जो नीड है, मतलब आप देखते हैं ना, जो स्पेशलाइजेशन होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो बीएचयू में भी बहुत सारे जैसे कि आप देख लीजिए तो बहुत सारे, अब भोजपुरी केंद्र, ये देखिए, ये कहीं नहीं है, आपको ये नहीं दिखाई केंद्र, ये एक मिथिला, हाँ, मिथिला केंद्र, हाँ। इस तरह से नए नए केंद्र ओपन हो रहे हैं कि जो हमारे रीजनल जो भाषाएं हैं उस पे भी बहुत नियंत्रण होना चाहिए। तो इसको देखते हुए भी, तो एक तरफ से ये भी है, एक तरफ से बीएचयू आईटी जैसा जो है, तो मतलब दोनों ही चीजों को बैलेंस करके ले चलना, जो हम पढ़ाते हैं ना कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, जो दोनों का ही संगम वो बीएचयू में हमें नजर आता है। अब टेक्नोलॉजी, आप जैसे लोग हैं, मैं हिमांशु जी को भी बधाई दे रही हूँ, मोहन जी को भी बधाई दे रही हूँ, आपको भी बधाई दे रही हूँ कि आप लोग इतने छोटे छोटे उम्र में इतने टेक्निकल होते जा रहे हैं। तो दैट इज समहाउ द रिजल्ट ऑफ बीएचयू। ये कहीं ना कहीं से बीएचयू और मालवीय जी का ही आशीर्वाद है कि हमारी ये पीढ़ी इतनी आगे बढ़ रही है। हमारे समय ये टेक्निकलिटी नहीं थी। हाँ, बीएचयू लाइब्रेरी शुरू से समृद्ध था, आज भी बीएचयू लाइब्रेरी समृद्ध है। आज के युवाओं को मैं बस थोड़ा और कहूंगी कि आप मतलब अपने बुक्स की तरफ भी थोड़ा मोटिवेट रहिए, क्योंकि किताबों की तरफ भी रुझान बढ़ाइए। पर अगर किताबें अगर हमें डिजिटलाइज फॉर्म में मिल जा रही हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। मैम, इन्वायरमेंट और पढ़ाई लिखाई ये सारा विषय तो हो गया, लेकिन एक है ना कि एक जो 2004-2006 के समय में एक फील जो आता था, जैसे बीएचयू से जैसे हम एंटर किए, उस समय का एक वातावरण रहता होगा, ड्रेसिंग सेंस या स्टूडेंट्स का एक्टिविटीज, सब कुछ। और अभी जब एंटर करते हैं तो ये सारा क्या चेंजेस है, प्लस उस समय क्या धरना वगैरह होता था कि नहीं अभी जैसा होता है? बीएचयू धरने के नाम पर बहुत नहीं, हमारे समय से ही जो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका था। विद्यापीठ में था पर हमारे टाइम पे बीएचयू में नहीं था। तो यूनियन वाली चीजें बीएचयू में नहीं थी। जैसे अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे छात्र संगठन है, विद्यार्थी परिषद है, आईसा है, भगत सिंह मोर्चा, ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होते रहता है, धरना, ये वो बहुत कुछ है। उस समय ऐसा होता था, या उस समय जैसे समझ में आता है ना कि हमारे कैंपस में कौन सा छात्र संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव है, दिखता है। वो उस समय मतलब क्या सीन था? उस समय भी देखिए, उस समय भी चीजें मजबूत थी। जो राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो उस समय भी चीजें मजबूत थी। वही है ना, मैं कह रही हूँ कि जो टेक्नोलॉजी आई है वो किसी चीज को बहुत ज्यादा वो उछाल दे रही है। तो अब हमें ये चीजें दिखती हैं। उस टाइम पे ये सारे प्लेटफॉर्म नहीं थे तो हमें बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं दिखती हैं, ऐसे देखा जाए। पर उस टाइम पे भी जो संगठन है, छात्र संगठन, मेरे टाइम पे मुझे याद है कि एक चुनाव हुआ था। हाँ, मतलब हम लोग पहली बार उस चीज को फील किए थे। तो हम लोग भी, मेरा एक जूनियर था, उसको हम लोग चढ़ा करके कि चलो तुम इलेक्शन लड़ो, चलो तुम इलेक्शन लड़ो। और मुझे याद है कि उसको हम लोग इलेक्शन लड़ाए थे, और जो सोशल साइंस फैकल्टी के सामने, और हम लोग उस दिन 6 बजे तक थे, और जो हंगामा, नारेबाजी, मतलब उसको भी हम लोगों ने जिया है। पर अंतिम परिणाम हुआ कि वो रद्द हो गया, वो चीजें कैंसिल हो गई। हाँ, एक छोटा ही सही पर वो एक्सपीरियंस मिला। पर मेरे टाइम पे, हम लोग के टाइम पे इलेक्शंस नहीं थे, अभी भी शायद नहीं है। तो वो इलेक्शन विद्यापीठ में साइमल्टेनियसली होते थे पर बीएचयू में नहीं था। तो इस वजह से ये चीजें तो दिखी। पर उस समय पे बहुत, मेरे टेन्योर में बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन और ये सारी चीजें नहीं हुई हैं। आप बीएचयू में एनरोल 2006 में हुई हैं जी, और फाइनल आपका 2013 में हुआ है। ये 7 साल मतलब पूरा कैंपस जी हैं आप। जैसे अभी तो हम लोग कोरोना पीरियड की वजह से कैंपस का मुंह भी नहीं देख पाते हैं। तो आपका मतलब ऐसा कुछ बहुत बैड एक्सपीरियंस, मतलब जो बीएचयू के लाइफ का मतलब एक बैड एक्सपीरियंस कि अब उस दिन जैसा गंदा दिन कोई ना रहा? नहीं, मुझे तो पूरा याद होता है। मेरे लाइफ में कोई गंदा दिन नहीं था। एक छोटी सी घटना मैं बता रही हूँ कि उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरा जेआरएफ हो गया था 2007 में। हाँ, मेरा जेआरएफ, तो मेरी एक टीचर हैं, वो लीव पे चली गई थी, तो मुझे क्लास दे दिया गया कि आप जा करके बीए की क्लास लीजिए। और पता नहीं, मेरा बीएचयू से वैसा जुड़ाव तो था नहीं, मुझे नहीं पता था कि फैकल्टी में सिर्फ बॉयज हैं। अब तो बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए, उस समय पे सिर्फ बॉयज थे।
और मैं क्लास लेने गई और मतलब खुद ही उम्र छोटी थी मेरी, शादी भी नहीं हुई थी और शादी के भी 2 साल पहले, मतलब 2007 की बात है, तुरंत MA पास करके और मेरा JRF निकल गया और गई क्लास लेने। तो सिर्फ लड़के, मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि यहाँ तो लड़कों का क्लास लेना है और बच्चे बड़े ही हो जाते हैं, लड़के तो जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं ना, के लोग रहते हाँ, और उनका ग्रोथ भी जल्दी हो जाता है। फिर भी क्लास में मैं गई और अभी पीछे से ब्लैक बोर्ड पे लिख रही थी, तब तक पीछे से सीटी बजी और जब ऐसे टर्न करके देखा तो सब शांत हो गए। तो मतलब अच्छा लगता है, ये भी एक्सपीरियंस है ना कि अब बच्चे थोड़ा सा हरकत ना करें तो अब BHU में हर कुछ है, मतलब हर मजा है। एक यहाँ से दिग्गज लोग पढ़ के निकले हैं और हम ही लोग बहुत जनरल फैमिली की थी मैं, मतलब फैमिली इन द सेंस कि बहुत स्ट्रगल किया है मैंने अपने लाइफ में और BHU ने मुझे बहुत दिया। एक संदेश देना चाहूंगी देखने वालों को कि BHU को खुल के जिए पर अपने टारगेट पे आप फिक्स रहे। मैं बता रही हूँ कि 2006 to 13 मेरा टेन्योर दिख रहा है, पर 2011 में आई वाज सेलेक्टेड एज अ मार्केटिंग इंस्पेक्टर इन UP PCS। तो 2011 में मैंने लीव ले लिया था और मतलब मैं टारगेटेड थी कि मुझे अचीव भी करना है, तो सिविल की तैयारी कर रही थी और UP PCS में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 2011 में मैंने ज्वाइन कर लिया यहाँ से लीव लेकर के। तो BHU ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैम ये तो हमको अभी पता चल रहा है, तो ये मार्केटिंग ऑफिसर का जॉब छोड़ के फिर ये प्रोफेसर? हाँ, बस एक होता है ना कि आप मतलब एक ड्रीम था सिविल तो नहीं मिल पाया, एक जीवन में अफसोस रहेगा कि IAS नहीं बन पाई, पर PCS के लिए मैं वहाँ पर चयनित हुई और 3-4 साल मैंने वहाँ पर जॉब किया। पर जिस दिन मैं एंट्री की लग गया कि नो, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब मेरा एक शुरू से एक रहा है ना कि जल्दी सोचें और बड़ा सोचें, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलती हूँ, आप जल्दी डिसीजन लीजिए। मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं अब इसमें नहीं रहूँगी, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं था जॉब का। तो वो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, आप जानते हैं कि सबसे मोस्ट चैलेंजिंग डिपार्टमेंट में से एक है, तो चैलेंज लेना पसंद है, पर वो अगेंस्ट नेचर था मेरे। तो 2011 में मैंने ज्वाइन किया और कंटिन्यूस मैं अपने सेंटर पे बैठ के अपनी थीसिस लिखती थी, फिर सर से आके शाम को चेक कराना, तो बहुत हार्ड वर्किंग रहा है। पर 2014 में मेरा आर्य महिला में सिलेक्शन हो जाता है। 2013 जैसे कंप्लीट हुआ, 14 में ही हो गया? हाँ, 14 में ही मेरा हो गया। तो यही है ना कि मालवी जी का बहुत आशीर्वाद है। एक घटना मैं बता रही हूँ आपको, जब मेरा PhD में सिलेक्शन हुआ था, जब मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन क्लियर किया था, मतलब ग्रेजुएशन अभी रिजल्ट नहीं निकला था, तो मैंने यहाँ पर जो IMS में पैथोलॉजी का जो एक एक्सपर्ट है वहाँ, उसका फॉर्म हमने भरा था और मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग एग्जाम देने गए थे और मतलब ऑलमोस्ट 60% एग्जाम हमारा हो चुका था, तभी सडन इन्विजिलेटर आते हैं हमारे पास और कहते हैं कि आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट यहाँ पर सबमिट नहीं है। और मैं और मेरी फ्रेंड मुंह बना के हम लोग, फिर उसी दिन मैंने प्रण लिया कि ये BHU से निकली हूँ मैं और मैं आऊँगी यहाँ पर ज़रूर, और फिर PhD में मौका मिलता है और आज मैं वहाँ की एम्प्लॉय हूँ, तो बहुत अच्छा फील है एक। मैम और एक ऐसा कोई बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा हो BHU का? मतलब ऐसे तो हम लोग जब हम लोग कैंपस लाइफ जीते हैं तो रोज नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, अच्छे बुरे, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ऐसा कोई एक बेस्ट एक्सपीरियंस BHU से संबंधित अपने उस ग्रुप से संबंधित, जो आपका ग्रुप रहा PhD के समय, आपके दोस्तों से संबंधित, कैसा भी एक बेस्ट एक्सपीरियंस? हर दिन BHU में एक नया है, जो अभी भी याद आके सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो जाकर के VT पे कोल्ड कॉफी पीना वो हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे मार्केट में आप 100 रुपीज के अबव कॉफी पियेंगे, कोल्ड कॉफी, और BHU में हमारे टाइम पे 25 रुपीज था, अभी 40 है। हाँ, अब 40 हो गया। हमारे टाइम पे विथ आइसक्रीम 20 रुपीज था, विदाउट आइसक्रीम वो 25 था, 20 था। तो वही एक मजा रहता था कि हम लोग जाते थे। और ये तो आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो सिर्फ कैंपस के लिए नहीं, मतलब हमको लगता है जो विश्वनाथ टेम्पल आता होगा ऑल ओवर इंडिया से, उसके लिए ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। और हम लोग उसको रोज जीते हैं, समोसा खाना और डोसा खाना, और फिर मतलब एकदम चीप एंड बेस्ट रेट पे, तो ये कहाँ मिलेगा आपको।
तो यही सब दिन रहे, कुछ ऐसा विशेष नहीं कह सकते। हाँ, मेरा जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर का रिजल्ट जब मुझे पता चला तो मैं उस समय अपने सुपरवाइज़र के चैम्बर में ही बैठी हुई थी और वहाँ पर मुझे पता चला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। तो एक वो एक्सपीरियंस है। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं वहाँ से बड़ा टेंशन में आई घर पे। फिर जब फाइनली रिज़ल्ट आया, रात तक जब डिस्प्ले हुआ वहाँ पर, पहले तो आयोग में चिपक जाता था ना रिज़ल्ट, अब तुरंत उसको नेट पे पब्लिश कर दे रहे हैं। हमारे टाइम पे 5 से 6 घंटे लगते थे नेट पे पब्लिश होने में, तो वो जो टाइम था, तो यही अच्छे एक्सपीरियंस है कि आपके करियर की शुरुआत का जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको जो खुशी मिलती है, वो वहीं पर बैठ करके मिली। हाँ, उस टाइम पे मैं अपने सर के चैम्बर में ही थी और वहाँ पर मुझे। मैम अभी भी मतलब उस समय के आपके जो दोस्त रहे होंगे अभी भी कांटेक्ट में होंगे, कई लोग कई पोस्ट में होंगे, तो उनका कुछ किस्सा कोई ऐसा हो, कोई ऐसे दोस्त हो जिनको आप मेंशन करना चाहें जो आज बहुत अच्छी जगह पर है? आज हमारे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर मनीष तिवारी हैं जो कि मेरे सीनियर रहे हैं, वो पटना आईटी में सेलेक्टेड हैं। प्रियंका एक है जो कि आगरा यूनिवर्सिटी में सेलेक्टेड है। फिर उसके बाद से एक हैं वो हैं नीरज भैया जो कि जीआईसी में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। मतलब हमें लगता है कि हमारी जो पूरी टीम थी वो आज कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बीएचयू से एक बार अगर कोई भी इनरोल हो गया बीएचयू में, बिल्कुल उसका करियर सेट है। हाँ, आप टारगेटेड रहिए बस। आप ये मत सोचिए कि मैं बीएचयू में आ गया तो बस अब कहीं प्लेस ही हो जाऊंगा। अब मैं प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। आप बीएचयू एक ऐसा है ना कि वो फंसाता भी है अपने जाल में, और जो फंस गया तो वो आगे भी बढ़ सकता है, वो पीछे भी जा सकता है। तो मैं सारे स्टूडेंट को यही कहूंगी कि आप सब मजा लीजिए, सब मस्ती करिए, पर अपने टारगेट पे फिक्स रहना जरूरी है। आपका स्टूडेंट लाइफ 2 यूनिवर्सिटीज में रहा है, एक विद्यापीठ और एक बीएचयू, दोनों काशी में ही है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जैसे वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, क्लोज यूनिवर्सिटी, ये चीज है। एडुकेशन में, फैसिलिटी में बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे यही डिफरेंस आपने बताया, तो फैसिलिटीज़ में नो डाउट बहुत ज़्यादा अंतर तो है ही है। लाइब्रेरी के कंसर्न में बात की जाए तो बीएचयू की बहुत रिच लाइब्रेरी है कंपैरेटिवली टू काशी विद्यापीठ। पर यही है ना कि अगर हर बच्चा अलग अलग दिमाग का होता है ना। कुछ बच्चे हमारे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो विद्यापीठ जन्मदाता है बहुत सारे राजनेताओं का। तो अगर आपके अंदर वो गुण हैं, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होते हैं, अपने गुण को पहचान करके ही हमें आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर, क्योंकि आज वो जो हिस्सा है वो बीएचयू नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है क्योंकि छात्र संघ और ये सारी चीजें अभी बंद पड़ी हैं। विद्यापीठ में आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने का उस डायरेक्शन में एक कवरेज मिलेगा। तो विद्यापीठ में भी डॉक्टर भगवान दास जैसे लोग रहे जो कि पहले कुलपति थे और बहुत सारे राजनेताओं को जन्म दिया है। इवन बीएचयू से पहले का यूनिवर्सिटी है काशी विद्यापीठ, तो उसके अपने गुण हैं। और एक गुण है कि जो एक परसेंटेज की मैं बात करूं तो बीएचयू में 70% अर्बन पॉपुलेशन को गवर्न करता है, 30% वो रूरल पॉपुलेशन को कवरेज करता है। काशी विद्यापीठ इसका ठीक अपोजिट है। वहां पर अर्बन पॉपुलेशन कम है, 30% ऑलमोस्ट। 70% आप गांव में जाके देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस आर एफिलेटेड टू काशी विद्यापीठ। वो मैम तो मुझे जहां तक पता है कि विद्यापीठ कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है काशी में है और इसका एफिलेटेड कॉलेजेस बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे एफिलेटेड कॉलेज हैं। इसीलिए तो एग्जाम को लेकर के भी चैलेंज आया, वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि चैलेंजेस हैं। तो वही है, दोनों की अपनी खूबसूरती है। ये नहीं कहा जा सकता कि आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप बहुत हीन हैं। मैम छात्र संघ कहाँ तक सही है? छात्र संघ देखिए, मैं तो बहुत पक्ष में रहती हूँ छात्र संघ के, क्योंकि मेरा हमेशा से नज़रिया रहा है कि जो बच्चों के हर बच्चों की अलग क्वालिटी है। अगर हम नेता को नहीं जन्म देंगे तो हमारा जो शासन व्यवस्था है वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो छात्र संघ ऐसे बच्चों के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथ में स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के जो छात्र संघ है वो एक काम करता है, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के। हाँ, अब हर चीज़ों का यूज़ और मिसयूज़ हो रहा है। बहुत सारे ऐसे आप केसेस देख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि बीएचयू में छात्र संघ पहले था, लेकिन वो बंद होने का सबसे मुख्य कारण ये था कि
जो भी अगल बगल के जिनको चुनाव लड़ना था वो अपना सब कुछ लगा देते थे, हर तरीके से, पावर, प्रेस्टीज। इसकी वजह से बहुत सारी चीजें गलत भी होती थी, इसी की वजह से बंद हुआ। लेकिन अभी जैसा हम लोग देखते हैं काशी में, हम काशी में रह रहे हैं, काशी का बात करते हैं, विद्यापीठ का चुनाव हो गया, हरिश्चंद्र चुनाव हो गया, उदय प्रताप कॉलेज का चुनाव हो गया, 3 कॉलेजेस मुख्यतर से हैं। और कंपेयर करें इफ जेएनयू के चुनाव से, डीयू के चुनाव से, वहां पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं जिनसे स्टूडेंट खुद देख करके तय करते हैं कि ये हमारा नेता बन सकता है या इसमें वो क्वालिटी है, स्पीकिंग एबिलिटी है। लेकिन ऐसा विद्यापीठ और इधर नहीं होता है। मतलब ऐसे भी कई प्रत्याशी रहते हैं जिनको 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो बात करने नहीं आएगा। तो क्या ये मतलब ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना करके चुनना और उनको फिर अपना नेता मानना किस हद तक सही है? ये तो वही है कि खुद के जो वोट देने वाले लोग हैं, जो अपने लोगों को चुनने वाले लोग हैं, अब इधर भी ट्रेंड वैसे चेंज हुआ है। पहले आपने जो ऐसा बताया कि पहले ये सारे ट्रेंड्स देखने को मिलते थे, पर अब इधर भी यूपी के जोन में अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, अब हम उनको मूर्ख नहीं बना सकते। तो अब ये खुद अवेयर हो गए हैं कि हमें किस नेता को, मतलब हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो कैसा रहेगा। तो मेरे ख्याल से इधर चेंजेस आए हैं। और जेएनयू को इधर के लोग, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, पर कम नहीं है हम कहीं से। बना दिया गया है जेएनयू और बीएचयू और काशी विद्यापीठ, एक हायरार्की तय कर दी गई है। पर अगर साथ में खड़ा बंदा को दोनों जगह खड़ा किया जाए ना, तो हम किसी से कम नहीं रहते हैं। आज के समय में ना, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कहने पे हिचक नहीं रही हूँ, आज के समय में इंग्लिश एक बहुत बड़ा हथियार सामने आ गया। आप बहुत अच्छी अगर इंग्लिश बोल रहे हैं और नॉलेज बड़े भले ही बहुत कम हो, तो आपको, तो दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है, नो डाउट वहाँ पर इंग्लिश धड़ल्ले से बोली जाती है, तो एक थोड़ा सा लगता है। पर जेएनयू जैसी संस्थाओं में ही बहुत ज़्यादा इधर विरोधी नारे भी लगाए गए हैं। हाँ, तो ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है ना। आप जो पीढ़ी आपको फॉलो कर रही है, जो देख रही है, तो उसको भी समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को तय करके अब इधर के लोग भी, जो यूपी है और बिहार का जोन है, या हमारे यहाँ विद्यापीठ और बीएचयू है, यहाँ पर अब लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। एक चीज़ और, ये हम आपसे कई दिन से पूछना चाह रहे थे और एक बार शायद इस विषय पर बात भी हुई थी। आपका बीएचयू से बैकग्राउंड रहा है, विद्यापीठ से बैकग्राउंड रहा है, आपकी स्टडी हुई है, फिर आपका एनजीओ है, आपका एक यूट्यूब चैनल है, मतलब घर है, बच्चे हैं, सब कुछ है, हर चीज़ को इतने अच्छे से आप मैनेज करती हैं। फिर आप अपने छात्र जीवन में ना कोई छात्र संगठन में रहीं, प्रोफेसर हो गई, उसके बाद भी शिक्षक कार्यकर्ता के तौर पर भी किसी छात्र संगठन में नहीं रहीं, मुख्य तौर पर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन किया आपने, जबकि आपके हस्बैंड बीजेपी के लीडर हैं। तो मतलब ऐसा क्यों? देखिए, हर चीज़ का समय होता है। जब कॉलेज लाइफ थी तो मैंने बताया ना कि मेरा लाइफ बहुत सेक्रीफाइसेस से गुजरा है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने, मतलब इवन 200 रुपए के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया। तो उस समय लक्ष्य था कि अपने करियर को सेट करना। तो उस टाइम पे मतलब शुरू से ही कंट्रोल रहा, मेरा खुद पे कंट्रोल रहा। मतलब एक बार भटकने का भी सोचा तो फिर से अपने आप को वार्न किया मैंने। तो उस टाइम पे नहीं जा पाई कि मुझे स्टडीज़ में फोकस करना था, मुझे कुछ ना कुछ करना था अपने लाइफ में, नहीं गई। शादी हुई, फिर एनजीओ सेक्टर में आ गई, मतलब एक तरफ टीचिंग और एक तरफ फिर बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए। फिर जाने का रास्ता नहीं था कि लगा कि नहीं, एक औरत की पहले ये भी भूमिका बहुत ज़्यादा है। मतलब शुरू से हम लोगों ने अपनी मम्मी को देखा, मम्मी को वार्न रहता था कि नहीं, स्कूल से आने पे तुम नज़र आनी चाहिए। तो वो फीलिंग मेरे अंदर भी थी कि मेरे बच्चे तो दिन भर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, नौकरी तो करनी है, कॉलेज तो जाना ही है, अब उसके बाद नहीं, अब उसको इनको समय देना है, कितने दिन हम अपने लिए जिए, अब इनके लिए भी जीना है। उस टाइम पे नहीं जा पाई। फिर हस्बैंड मेरे पॉलिटिक्स में आ गए, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है पॉलिटिक्स में ना, बहुत। मतलब मैं जो फैमिली से बैकग्राउंड है ना मेरा जो सैदपुर वाला फैमिली है वो पूरा पॉलिटिकल फैमिली है। मतलब मेरे दादा 26 ईयर्स तक सैदपुर के मेयर रहे
मेरे वो जो बड़े दादा रहे पंडित आत्माराम पांडे, अगर जो भी सैदपुर से बिलोंग करता होगा, मेरे पूरी यूपी और बिहार और इधर के जोन में उनका डंका बजता था, वो विधायक भी रह चुके हैं। पंडित आत्माराम पांडे, मैं उस फैमिली की हूँ, तो बचपन से ही मैंने पॉलिटिक्स को जिया है। मतलब कांग्रेस फैमिली थी मेरी उधर की, और मैं यहाँ पर भाजपा में आ गई। तो वो उस समय जैसे हम पुराने और लोगों से मिले, तो उस समय कांग्रेस का दबदबा था, ब्राह्मण कांग्रेस और जो ये तो मतलब सीधा नारा लगाना, मतलब मेरे जब बाबा इलेक्शन में रहते थे तो हम लोग कैंपेन में जाते थे। और उस टाइम तो पॉलिटिक्स और ग्लैमराइज थी, वो बैचेस, क्लचर्स, क्लिप और दुपट्टे, स्कर्ट सब बन जाता था पार्टी के चिन्ह से। तो उस भी दौर को हमने जिया है। रैलीज में आप लोग जाते थे, मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था कि नहीं, बड़ी मेरी फैमिली शुरू से, मेरे जब बाबा खड़े हुए इलेक्शन में, तो हम लोग अपने चाचा के साथ बाइक से, छोटे छोटे थे पर खूब नारा लगाते हुए, अभी मैं नारा नहीं बोल पाऊंगी यहाँ पर, तो वो नारा लगाते हुए हम लोग जाते थे। और चुनाव चिन्ह हमारा जो होता था हाथ का पंजा, उसका वही तो बताया ना, पेन, क्लचर्स, बैट, मतलब उस समय सब आता था। अब तो ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं, अब तो सोशल मीडिया ऐसा आ गया ना कि हर कुछ पर वो सारी चीज, वो सारा पहन करके हम लोग जाते थे। तो मैं शुरू से ही, मेरे अंदर वो ब्लड है, तो वो सब देखा हमने। पर वही है ना, मुझे मतलब फिर मेरे पापा लेके आ गए, हम लोग छुट्टियों में जाते थे वहां पर। तो फैमिली मेरी बहुत मजबूत थी, पर इधर कुछ सर्कमस्टांसेस बीच में बिगड़े, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हमें आगे बढ़ने के लिए। पर मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। आप ना कभी भी छोटा मत सोचिए, आप सोचिए कि अगर हमें छोटी सी नौकरी मिल जाए, पर आप उसने में थोड़ा सा में अपना खर्च निकालिए और आगे बढ़ने की सोचिए हमेशा। कभी ये नहीं होता, जैसे अभी आप बताएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस रहा है, हाँ, और अभी होता है डिबेट तो मेरे घर में। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर खून तो कांग्रेस का ही है। हम बोले नहीं यार, अब मैं जहाँ रह रही हूँ अब वो देखना है। और पार्टी विशेष क्या, इस समय लीडर हमारे ऐसे हैं मोदी जी के, वो खुद में इतने अच्छे पर्सनालिटी हैं कि आप फॉलो करेंगे ही उनको, तो वो चीज़ है। और यहाँ आकर के अब मेरा एकेडमिक्स में रुझान ज़्यादा और सोशल वर्क, तो पॉलिटिक्स में हस्बैंड है। 2022 में भाजपा आएगी उत्तर प्रदेश में? डेफिनेटली आएगी, और कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। ऑप्शंस नहीं है क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी को देख करके, कि और भी? नहीं, काम को देख के। आप बनारस में देखिए, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लोग कहते हैं कि बनारस में क्या डेवलपमेंट हुआ, आप गलियों को देख रहे हैं। बेसिक की तो लड़ाई हर जगह है ना, बेसिक तो कभी, इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे कंट्री का, तो बेसिक तो हम हमेशा फाइट करेंगे ही। पर जो आप बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, रुद्राक्ष जैसे कन्वेंशन सेंटर यहाँ पर आ जाना, आप जब बाबतपुर रोड पे चलिए तो जो हाईवे बना हुआ है, रिंग रोड बने हुए हैं, उसमें देखिए गंगा का उत्थान आप देखिए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बना है अभी, क्या ये कॉमन पब्लिक के लिए लाभदायक है? क्योंकि उसका रेंट बहुत ज्यादा, जानती हूँ 3 लाख रुपए है, वो शायद 3 घंटे का 3 लाख रुपए। 3 लाख, तो ये कॉमन पब्लिक के लिए कोई यूजफुल तो है नहीं, क्योंकि कोई भी कॉमन पब्लिक 3 घंटे के लिए 3 लाख नहीं दे पाएगा। देखिए, कॉमन पब्लिक के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज होता भी हो। अब इतने ज्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, इतने ज्यादा कॉलेजेस हैं, यहाँ पर हब है। बनारस को एक ज्ञान की नगरी कहा भी जाता है, क्योंकि तिब्बतन यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इतने सारे कॉलेजेस, संपूर्णानंद। तो अब इनके लिए भी एक अच्छा एक मंच मिल गया है। फिर बाकी जो समय समय पे बहुत सारे मीटिंग्स और ये सब, अब धीरे धीरे देखिए पूर्वांचल का आगे चल करके हो सकता है कि जब डिवीजन हो यूपी का, तो काशी को एक कैपिटल सिटी के रूप में देखने की कोशिश की जा रही है। तो हो सकता है कि ये उसी की तैयारी भी चल रही हो कहीं ना कहीं से, कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। मैम, 2022 में क्या योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे? हाँ, किए जाएंगे। मेहनत बहुत करते हैं ये लोग तो, और काम भी दिख रहा है इनका। बाकी वही है ना, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हम लोग तो एकेडमिक हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं कह सकते कि बहुत पॉलिटिक्स की तरफ हम भाजपा और कांग्रेस और ये, पर हम लोग उस चीज़ को उस चश्मे से नहीं देख रहे हैं, पर ये देख रहे हैं कि काम आखिर कौन कर रहा है। तो काम अपनी संस्कृति को आगे लेकर, आप देखिए कि जो कल्चरल, आज से 2.5-3 साल पहले जो यहाँ पर कल्चरल सेमिनार हुआ था BHU में, बहुत बड़ा हुआ था, जिसमें हर प्रांत के, हर स्टेट के लोग आए थे और
अपने अपने चीज़ों को किए थे, आपको याद होगा। तो ऐसी चीज़ों को लाना, मतलब अपने कल्चर को भी इनरिच करना, अपने टेक्निकलिटी को भी इनरिच करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, तो इस गवर्नमेंट ने नो डाउट काम तो बहुत किया है। हम तो अब भाजपा को सपोर्ट करती हैं। हाँ बिल्कुल करती हैं। कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी नहीं, एक ब्लड तो अंदर से था कांग्रेसी, पर वही यही है व्यक्ति विशेष। हाँ, व्यक्ति विशेष को हम लोग ज्यादा समर्थन देते हैं, तो काम किया है तो वोट तो वहीं पर जाना है। मैम आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप एक्स्ट्रा से एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं पिछले लॉकडाउन के बाद से, तो उसके बारे में अगर कुछ बताती हैं तो। यूट्यूब चैनल, ये कोरोना ने बहुत कुछ दिया भी हम लोगों को। तो बीइंग अ टीचर लगा कि हमारे दूर दूर स्टूडेंट हैं, लाइव क्लास कर पाएंगे या नहीं, या हर बच्चे कहीं ना कहीं बिजी भी हैं, जरूरी नहीं कि जो टाइम हो उस पर वो समय दे ही पाए, तो कुछ इसका बेनिफिट उठाया जाए। तो इसके बेनिफिट्स में ये लगा कि भाई मैं भी एक चैनल शुरू करूं जिसमें कि मतलब एक अपनी आइडेंटिटी, मेरा मेन एम यही है यूट्यूब चैनल का कि अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना। एक तो हम लोग कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी मेन डिपार्टमेंट में है नहीं, जुड़ा कॉलेज है उसमें हम, और किस तरह से अपने सब्जेक्ट को लेकर के हम अपने नॉलेज को कितना दे सके अपने आने वाली पीढ़ी को या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको। तो इसी उद्देश्य से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? मेरे चैनल का नाम है स्वेट्स पैशन। स्वाति से नाम है स्वेट्स, और पैशन जो मेरा है, मेरा सोशल वर्क और टीचिंग ही पैशन है। तो कभी कभी सोशल वर्क से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस में डाल देती हूँ, पर एक धारा में काम करना चाहिए। मुख्य उस पे विषय क्या होता है, मतलब किस बेस पे वो बना हुआ है यूट्यूब चैनल, क्या सब्जेक्ट है? मेनली मेरा सब्जेक्ट जो सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी से ही रिलेटेड उसमें सारे कंटेंट है। उस पे मैं यूपीएससी के सिलेबस को कवर कर रही हूँ, साथ में मैं पीसीएस, यूपी पीसीएस के सिलेबस को कवर कर रही हूँ। फिर समय समय पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम लगे रहते हैं, जैसे अभी यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो रहा है, राजस्थान में असिस्टेंट। तो मेरे जो कुछ सब्सक्राइबर हैं उन्होंने, वो राजस्थान के हैं, तो उन्होंने डिमांड की कि मैम आप राजस्थान सिलेबस को भी कवर करिए इस पे, पीजीटी के एग्ज़ाम पे, जीआईसी के एग्ज़ाम पे। तो समय समय पे जैसी नीड होती है मैं वैसा दे रही हूँ। मैम सोशियोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी, मतलब सोशियोलॉजी एक इंसान के लिए कैसे यूजफुल है और सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? देखिए मैं ना साइंस बैकग्राउंड की थी, इतना बोलने मुझे नहीं आता था। सोशियोलॉजी की ही देन है कि मैं इतना बोलने लगी। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी में आप ऐसे विषयों को पढ़ते हैं जो आपके दिन प्रतिदिन की चीज़ों से जुड़े होते हैं, पर हट करके। उसमें भी टेक्निकलिटी है। जैसे एक बार मुझसे किसी ने पूछा था कि ये क्या, मतलब वो इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। उसने कहा था कि ये क्या, सोशियोलॉजी तो इतना आसान विषय है, क्योंकि आप देखेंगे गांव में स्लॉट के स्लॉट बच्चे सोशियोलॉजी ले लेते हैं, क्या पढ़ती हो, कुछ तो है नहीं। पर फिर हमने उनको जवाब दिया कि आप फैमिली के कंसेप्ट को क्या समझते हैं, आप क्या मैरिज के कंसेप्ट को समझते हैं, क्यों दो व्यक्ति के बीच में जो अंतरक्रिया हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। अगर हम किसी एक्शन को कर रहे हैं, मतलब अगर कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं समाज में, तो उसके पीछे क्या क्या काम है। तो इस विषय में समाजशास्त्र, मतलब आप अगर, अब कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को कहा जाता है ना कि सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति एक अकेले बंद कमरे में नहीं रह सकता। तो इस इंटरेक्शन से रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या इसके पीछे की फैक्टर है, मतलब एक कहा जाए ना सोशल फिजिक्स समझना, जो इस समाज की भी अपनी एक भौतिकी है, इस समाज की भी अपनी एक जैविक संरचना है। जिस तरह से हमारा शरीर है उसी तरह से हमारा समाज है। तो समाज को समझना ही समाजशास्त्र कहलाता है। मैम जैसे आप कुछ देर पहले बताएं कि अभी समाज में ऐसा है कि जो इंग्लिश बोलता है उसी को ज्यादा नॉलेजेबल माना जाता है, ठीक है। तो अभी भी समाज में ऐसा है कि जो साइंस स्ट्रीम लेकर के बच्चा पढ़ रहा है वो बीए वाले से ज्यादा तेज है, और बीए वाला जो अगर सोशियोलॉजी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहा है वो गधा है। ये है सोसाइटी में, ये मेरे साथ भी घटना घटी है। मेरे फूफा जी हैं, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। तो यूजी रहा है बीएससी से और आप मास्टर्स से सोशियोलॉजी की, तो ये बहुत ड्रास्टिकल चेंज आया। मेरे मतलब उन्होंने यही कमेंट दिया कि अब क्या बोले इस पे कि
गधी हो क्या कि तुम सोशियोलॉजी से पढ़ने लगी। मतलब उन्होंने ये कमेंट दिया और मुझे उसी दिन मैंने ठाना था कि ये जो ह्यूमैनिटीज़ वाले को, आर्ट्स वाले को गधा समझा जा रहा है, इसको इस इमेज को, इस मिरर इमेज को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और कुछ मैं अगर सरकार सुने इस वीडियो को तो मैं ये बहुत अपील कर रही हूँ कि जो यूपीएससी से प्री के से ये सारे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हटा दिए गए हैं। आप देखिए सिर्फ अब आपका जनरल एबिलिटी और जीके ये सब रह गए हैं, उससे भी इन विषयों पे प्रभाव पड़ा है। लोग पहले यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए ही सही इस ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ते थे, पर अब देखिए अब सीधे मेंस में ये पेपर आ गए हैं, मतलब प्री से हट गए हैं, लोग पढ़ना इन विषयों को कम कर दिए। तो अब पता नहीं ये कहाँ का औचित्य है कि ठीक है विज्ञान की तरफ हम आगे बढ़े, पर जिस समाज में रह रहे हैं उसके इतिहास को ना समझे, उसके भूगोल को ना समझे, उसमें व्यवहार करने के तरीके को ना समझे, तो ये कहीं ना कहीं से जो हमारा गलत समाज बीएससी, बीकॉम और बीए, हाँ, ये जो तीनों को डिफरेंस करता है, डिफरेंशिएशन जो करता है, इस विषय पर क्या बोलना चाहेंगे? मतलब क्या कोई अंतर है कि अंतर दिखता है ना? आप देखिए बहुत सारे जॉब्स ऐसे आ रहे हैं, आप ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में देखिए स्कोप बहुत कम, तो भी वो प्रेशर, गार्जियन के प्रेशर की वजह से साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं, बिकॉज साइंस स्ट्रीम में एक्सपोजर है, वो वाकई हम मानते हैं, और हमारे ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स में एक्सपोजर कम है। पर थैंक्स टू दैट सोशल मीडिया की अब बहुत सारे एक्सपोजर सामने आ रहे हैं, मतलब हिडन था ना चीजें। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मतलब मेनली अपना ह्यूमैनिटीज का ही सब्जेक्ट बिल्कुल पढ़ा जाता है। आज हमने देखा है इधर बीच की जो डीपी बनारस में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, सनबीम, डीपीएस, सेंट जॉन्स, इसमें जो ब्रिलियंट बच्चे हैं ना, इधर मैंने 5 साल में ये चेंजेस देखा है, वो सब ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं ज्यादातर बच्चे। मैम मैं आपको बताना चाहूँगी, पिछले साल 2020 में झारखंड में एक जिला आता है धनबाद, धनबाद की डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही है, नाम है उसका आर्या आनंद, मैं उसका नाम मेंशन कर रही हूँ यहाँ, आर्या आनंद उसका नाम है। वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट की टॉपर रही है सीबीएसई बोर्ड से। बीएचयू का उसने एंट्रेंस दिया, पता है किस सब्जेक्ट के लिए? इंग्लिश ऑनर्स के लिए। मतलब ये बहुत ड्रास्टिकल यही तो मैंने बताया ना आपको कि अब आप ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को देखेंगे कि वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं। अब मतलब जो आर्ट एंड लिटरेचर है, ये सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे विषय हैं, कल्चर है, इनमें अब स्टूडेंट्स जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब गवर्नमेंट को भी कुछ स्कीम्स ला करके जो जॉब है, स्कोप्स हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखिए ला भी दिया गया है। अब आप 12th में साइंस भी पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ सकते हैं, मतलब आपको इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट को जन्म देने की कोशिश की जा रही है। कहाँ तक सफल होगा वो आगे देखते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसके बाद तो हमारा लगभग अच्छे से कोई सत्र चला नहीं, मतलब कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, तो वो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके अकॉर्डिंग सही है पूरी तरह से? हाँ, जितना पढ़ा है हमने इस पे 2-3 वीडियोस भी बनाए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो जितना हमने पढ़ा है उस हिसाब से तो ठीक दिख रहा है। क्योंकि अब बात बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है कि अगर आपने साइंस ले लिया, आपका मन नहीं भी लग रहा है तो भी आप पढ़ रहे हैं। फिर ग्रेजुएशन के बाद आपके जो पूरा आप 3 इयर्स का ग्रेजुएशन करते थे, 2 इयर्स का आप पीजी करते थे, आप 4 इयर्स का ग्रेजुएशन करते हुए आप सीधे फील्ड में उतर सकते हैं। जैसे हम लोग का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, वो पूरा फील्ड स्टडी है, आप फील्ड में ही उतर के आपको सब कुछ करना है, फील्ड वर्क आपको करना है, तो वो आपको उसी समय से एक्सपोजर दे रहा है। तो कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं। साथ में अपने जो लोकल लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है कि अब एजुकेशन लोकल लैंग्वेजेस में हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारे जो इधर के जोन के बच्चे थे वो समहाउ कहीं ना कहीं छूट जाते थे मेन धारा में, तो लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया, तो दिख तो अच्छा रहा है। इम्प्लीमेंट होने के बाद ही चीज़ें सामने आएंगी। मैम और ऐसा कुछ चीज़ जो आप और आने वाले बच्चों के लिए जो बीएचयू में अब नया एनरोलमेंट होगा उसके लिए कोई अच्छा मैसेज या कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे जिसके वजह से बीएचयू में आना चाहिए स्टूडेंट्स? हाँ, ये मैंने शुरुआत भी इसी से की थी और अंत भी मैं इसी से कर रही हूँ कि बीएचयू मतलब एक सुनहरा सपना ही है। अगर आप उसको देख ले तो बहुत आपकी खुशकिस्मती होगी कि आप उस सपने को
खुली आंखों से देख ले। कहा जाता है ना कि बंद आंखों से देखो तो सपना, और जो खुली आंखों से देखो वो ही अपना। तो इस सपने को आप अपना बनाइए और जी जान लगा दीजिए। आने वाले बहुत सारे अब एंट्रेंस एग्ज़ाम आने हैं, इस बार तो सेशन लेट हो गया, पर जी जान लगा दीजिए और तब आके आप खुद फील करेंगे कि बीएचयू में क्या है। मतलब कुछ चीज़ें ना शब्दों में बताई नहीं जा सकती है। मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि बीएचयू में मैंने जो 5 साल 6 साल बिताए, बीएचयू ने मुझे बहुत कुछ दिया। बीएचयू ने मुझे 2 सरकारी नौकरी दी, किसी को एक भी नसीब नहीं होता है। मेरा पीसीएस में सिलेक्शन वहीं से हुआ। पीएचडी करने के दौरान ही मतलब पीएचडी मेरा कंप्लीट हुआ। फैकल्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेगी। जो एक गुरु होते हैं ना, आपके जीवन में दोस्त और गुरु ये 2 अच्छे मिलने चाहिए। तो गुरु भी हमें शुरू से ही बहुत अच्छे मिले, तो आपको वो चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। और मतलब आपको गुरु भी बहुत अच्छे मिलेंगे, एनवायरनमेंट भी बहुत, मतलब आप जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं आपको वो सारे कवरेज वहाँ पर अवेलेबल होंगे। वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अभी जो बच्चे आने वाले हैं वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट को लेके, क्योंकि इस बार एंट्रेंस टेस्ट शायद एनटीए लेने वाली है। नहीं, वो कैंसिल हो गया। वो कैंसिल हो गया कंफर्म। हाँ, तो अभी फिर पहले जैसा ही होगा। वो एनटीए ने कह दिया है कि अब आप नेक्स्ट ईयर से मैं देखूंगा, इस बार आप लोग अपना अपना देखें। अच्छा, तो सही है बच्चों के लिए। नहीं तो कई लोग डरे ये आ चुका है इसका नोटिफिकेशन। जी ठीक है। और कोई मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ें? मैसेज मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि आप लोग जिस काम को कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि जिस जगह पे हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस जगह के माहौल को पहले से ही, उस माहौल को पहले से हम अवगत हो जाए, उस माहौल से हम पहले ही जान जाए कि हम वही हमने बताया ना कि हम लोग तो जब आए थे तो हमें इतना भी नहीं पता था कि फैकल्टी में सिर्फ बॉयज़ हैं। तो अब आप इस चैनल के जरिए अगर जान रहे हैं कि आप जहाँ पर आ रहे हैं, जहाँ एडमिशन ले रहे हैं, उसके हॉस्टल कैसे हैं, इवन उसका वॉशरूम कैसा है, मेस कैसा है, वहाँ के पढ़े हुए आपके सीनियर्स कैसे हैं, आप कभी भी मुझसे मिलिएगा आकर के, मैं यहीं पर हूँ आप लोगों के साथ। तो सीनियर्स जब ऐसे हैं, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, तो थैंक्स टू दिस स्कूप नॉलेज स्कूप चैनल की आपको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। हमारा चैनल आगे आने वाले बच्चों को जो वेलकम के लिए जो भी चीज़ें होती हैं कि और सारी जानकारियां तो देती ही है, और जो पुराने हमारे एलुमनी हैं, ये एलुमनी टॉक के जरिए उन सबका एक्सपीरियंस भी हम लोग बताने जा रहे हैं कि सबका एक्सपीरियंस ये रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा और जो भी बातें मैंने बोली, ऐसा नहीं कि चैनल पे ही मैं ये बोल रही हूँ, आप कभी भी मुझसे मिल लीजिए। मेरा बीएचयू का थ्रू आउट एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा है, मतलब ऑसम जर्नी मेरी रही है। कभी भी मुझे किसी तरह का कन्फ्लिक्ट नहीं झेलना पड़ा। आप जो ह्यूमिलिएशन और ये सब बातें होती हैं, जेंडर विशेष को जो बातें होती हैं कि एक सुपरवाइजर, बहुत सारे केसेस आपने सुने हैं, नो डाउट बीएचयू के बहुत केसेस भी आए, बट सारे केसेस रेयर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, और उसमें 1-2 केसेस तो आ सकते हैं, पर हम लोगों के साथ बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर जब हम रहे, रिसर्च करते रहे, तो भी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। 8-8 बजे तक हम लोगों ने बीएचयू के सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठ के थीसिस का काम किया है, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हमारे सुपरवाइजर के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से हम लोग चाहते हैं, जो बच्चे आते हैं बीएचयू में ज़्यादातर ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो जो जिनको एक्सपोजर कभी नहीं मिला हुआ होता है, वो बच्चे जैसे कॉलेज तक तो सही है, कॉलेज का कैंपस छोटा होता है, टीचर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, जब हम लोग संपर्क करना चाहते हैं मिल जाते हैं, लेकिन बीएचयू में आने के बाद जो उनका एक्सपोजर एकदम एक डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तो काफ़ी बच्चे बहुत बैकवर्ड में चले जाते हैं, डर जाते हैं, सहमे हो जाते हैं। तो ऐसा उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो उन बच्चों के लिए यही कहना है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फ्रेंडली माहौल है बीएचयू का, और आप इंटरेक्शन करिए अपने टीचर से। कुछ बच्चे ना भागते हैं टीचर से लोग, और आजकल ना एक नया साइकोलॉजी भी आ गया है कि देखो यार चापलूसी कर रहा है अपने टीचर का। जो बच्चे बड़े इंटरेक्टिव होंगे तो उनको चापलूसी का एकदम अलग हो जाइए, दैट इज़ नॉट अ चापलूसी। आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं अपने गुरु का, अपने टीचर का, तो आपको गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर बहुत समृद्ध दिखाई देगी, क्योंकि समहाउ हम अभी भी यूपी से ही हैं, हम अभी बहुत मॉडर्न नहीं हो गए, तो गुरु शिष्य परंपरा भी दिखाई देगी, मॉडर्निटी भी दिखाई देगी। तो एक मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेरी हो तो आप इंटरैक्टिव बनिए। आप जितने इंटरैक्टिव बनेंगे
उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको लगता है कि हम एक क्वेरी है कैसे पूछूं, क्या पूछूं, प्रोफेसर्स हैं, मतलब एक प्रोफेसर वर्ड ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है, प्रोफेसर्स हैं, मैं कैसे ये पूछ सकूं, इन सब से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रोफेसर्स एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आजकल माहौल चल रहा है। तो आप बस इंटरेक्टिव बनिए, अपने आप को छुपा के मत रखिए, अपने आप को उभार के रखिए। मैम इसी के साथ हम लोग आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे और हमारे चैनल पर आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों को पुनः बहुत बधाई। आगे बढ़ते रहिए, एक से एक लोगों के एलुमनी मीटिंग करते रहिए अपने चैनल। बस यही बेस्ट विशेस है कि आपके चैनल, मतलब इतना सिस्टमैटिक काम आप कर रहे हैं, कोई ये काम किया नहीं है अभी तक। तो BHU की लाइफ को दिखाना, BHU के एक्स लाइफ को दिखाना, क्या कंपैरिजन है, क्या नहीं है, क्या डिफरेंस आया है। तो मेरे ख्याल से डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं आया है, आपके अंदर डिफरेंस आए हैं। उस डिफरेंस को आप हटाइए और BHU के दुनिया में मस्त हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।